आज हम शुरू करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। यह एक न्यू चैप्टर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मनी के डेफिनेशन। मनी क्या होता है? मनी एक ऐसी चीज होती है जो जनरली किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल होती है और जिसका यूज हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जब हम गुड्स या सर्विसेज का परचेज एंड सेल करते हैं तब हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ मनी मीडियम का काम करती है। तो यह था मनी का डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी की। मनी की उत्पत्ति कैसे हुई? मनी की उत्पत्ति बताने से पहले आपको बार्टर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बार्टर सिस्टम, जब मनी की उत्पत्ति या फिर बोले जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब इंडिया के अंदर या फिर हर कंट्री में बार्टर सिस्टम चलता था। और ये बार्टर सिस्टम क्या होता है आइए अब हम समझते हैं। बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले गुड्स का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ हम गुड्स को मनी में एक्सचेंज ना करके गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। इसे जनरली कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वही बात करें आज की, तो आज बार्टर सिस्टम की जगह मनी ने ले लिया है। आज के टाइम पे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के टाइम पे हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। हम गुड्स के बदले गुड्स का आदान प्रदान नहीं करते। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बार्टर सिस्टम होता क्या है। यहाँ हम कुछ लोगों का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम कुछ लोगों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वे लोग हैं जो कि बुनाई का काम करते हैं। सेकंड पार्ट में वे लोग हैं जो कि कॉबलर मतलब मोची का काम करते हैं। थर्ड पार्ट में वे लोग हैं जो एक फार्मर है और फोर्थ पार्ट में वे लोग हैं जो एक दर्जी है। यहाँ हम बात करेंगे मोहन की जो कि एक फार्मर है, वह फार्मिंग करता है। वहीं बात करेंगे मनोज की। मनोज एक कॉबलर है और वो जूते चप्पलों का काम करता है। अब यहाँ बात करते हैं मनोज की और मोहन की। मोहन जो कि एक सब्जी विक्रेता है, मनोज जो कि एक कॉबलर है, स्लीपर विक्रेता है। यहाँ हम देखते हैं मनोज को वेजिटेबल्स की नीड है। वेजिटेबल्स के लिए मनोज मोहन के पास जाता है और मोहन से बोलता है कि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, इसके बदले मैं आपको स्लीपर देने के लिए रेडी हूँ। इसके बदले मोहन बोलता है मनोज से, ठीक है आप मुझे स्लीपर दे दो, मैं इसके बदले आपको वेजिटेबल्स दे देता हूँ। यहाँ पे मनोज ने स्लीपर देके वेजिटेबल्स मोहन से ले लिया। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यहाँ हम देखते हैं बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स पे काम करता है। यह डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का क्या मतलब होता है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम बात करते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। डबल कोइंसिडेंट वांट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों की चाहत का होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों की चाहत का होने का क्या मतलब है? मान लेते हैं पर्सन ए जो कि पर्सन बी को सेल करता है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे ए पर्सन बी को सेल करने की चाहत रखता है, वहीं पर्सन बी है वो पर्सन ए से खरीदने की चाहत रखता हो। जब दोनों की ही रजामंदी होगी तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यहाँ हमने देखा पर्सन ए जो कि पर्सन बी को सामान बेचने की इच्छा रखता है, वहीं पर्सन बी सामान खरीदने की भी इच्छा रखता है। वहीं बात करते हैं पर्सन बी की, इसके बदले जो सामान देने की इच्छा रखता है पर्सन ए को, पर्सन ए को भी वो सामान लेने का इच्छा होना चाहिए, तभी डबल कोइंसिडेंट ऑफ प्रिंसिपल काम करता है। यहाँ हमने देखा मोहन को जिसे स्लीपर की नीड थी, वहीं पे मनोज को जो कि वेजिटेबल्स की नीड थी, तो दोनों की रजामंदी से एक्सचेंज संभव हो सका। तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब यहाँ पे अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मनोज को वेजिटेबल्स की नीड है लेकिन मोहन को स्लीपर्स की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्लीपर है। तो इस केस में क्या होगा? तो इसका आंसर है इस केस में एक्सचेंज संभव नहीं हो पाएगा। मनोज जो कि एक स्लीपर विक्रेता है वह मोहन से वेजिटेबल्स नहीं ले पाएगा। क्यों? मोहन को इसके बदले में स्लीपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे मनोज बाबर के पास जाता है बाल कटवाने के लिए, तो बाबर जो कि बाल काटता है उसका मूल्य स्लीपर के मूल्य से बहुत कम है। तो क्या यहाँ पे मनोज बाल कटवा पाएगा स्लीपर के बदले? तो इसका आंसर है नहीं।
बाल नहीं कटवा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बदले स्लीपर का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है बाल कटवाने के मुकाबले। तो क्या हम एक स्लीपर के बदले बाल कटवा सकते हैं? मतलब मनोज क्या एक स्लीपर के बदले बाल कटवा सकता है? तो इसका आंसर भी होगा नहीं कटवा सकता। क्यों? क्योंकि बाबर एक स्लीपर लेके करेगा भी क्या। अब यही हम अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मनोज जाता है एक मिल्क सेलर के पास मिल्क लेने के लिए, मिल्क जो कि स्लीपर से बहुत ही सस्ता है। मान लेते हैं एक जोड़ी स्लीपर के बदले 50 लीटर मिल्क आता है। तो क्या यहाँ पे मनोज मिल्क से स्लीपर का एक्सचेंज कर पाएगा? तो इसका भी आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 50 लीटर मिल्क लेके मनोज वो क्या करेगा? 50 लीटर को तो एक दिन में पिएगा नहीं, और भी दिन अगर इसको सेव करके रखता है तो मिल्क जल्दी खराब होने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे मिल्क को स्टोर करके रखना बहुत ही मुश्किल है, कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। इस वजह से जो मनोज है वो मिल्क सेलर से भी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो हमने देखा बार्टर सिस्टम में कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट पड़ी। जहां हम बात करते हैं मनी की, तो मनी ने ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको दूर किया। तो आइए हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस की, देन मनी के फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमने कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में देखा जो कि बार्टर सिस्टम में पाए जाते हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसका मतलब होता है बार्टर सिस्टम में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। हाँ, जैसा कि हमने देखा था बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं होता तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड लिमिटेशंस की, जिसका नाम है डिफिकल्टीज इन स्टोरिंग। मतलब बार्टर सिस्टम में हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा था कि मिल्क को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, तो ऐसे ही प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में अराइज होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशंस की, डिफिकल्टीज इन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है भविष्य में पेमेंट करना। क्या बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट संभव है? तो इसका आंसर है संभव नहीं है। कुछ में तो संभव है, लेकिन मोस्टली ऐसी चीजें होती है जिसमें हम भविष्य में पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट हमें गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में करना होता है। तो अगर हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो फ्यूचर तक हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सामान को स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है। इसीलिए हम इसको भविष्य में इनका पेमेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में है डिफिकल्टीज इन मेजर ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग ऑफ वैल्यू का मतलब होता है हम किसी गुड्स को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ में मेजर करने पे ज्यादा वैल्यू का हो जाता है, वहीं पे तीसरे गुड्स के साथ जब हम मेजर करते हैं तो कम वैल्यू रहता है। तो हम इसका एक्यूरेट कितना मेजर करें, क्या इसको वैल्यू दे, क्या इसकी यूनिट होनी चाहिए, इसको हम नहीं बता सकते बार्टर सिस्टम के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसकी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोबारा से मनी की, जो कि डेफिनेशन हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। वैसे तो मनी का इवोल्यूशन मतलब मनी की उत्पत्ति अलग अलग फॉर्म में टाइम टू टाइम होता रहा है। शुरुआत में गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में आए, उसके बाद कॉपर, उसके बाद ओले कॉइन के फॉर्म में आए। आज के टाइम में हम मनी को पेपर के फॉर्म में देखते हैं, साथ ही प्लास्टिक मनी के फॉर्म में भी देखते हैं, जिसे हम एटीएम भी बोलते हैं। और साथ ही देख रहे हैं अब तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स भी आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई ट्रांजेक्शन्स, जो कि इंटरनेट के द्वारा हम एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। इसका मतलब होता है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। तो इसके क्या क्या फीचर्स है? तो फर्स्ट, तो हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट में है मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। सेकंड बात करते हैं मनी के द्वारा हम किसी भी गुड्स को मेजर कर सकते हैं, वो एक्यूरेट वो कितने का है, मतलब एक गुड्स 100 रुपीज का है या फिर 29 रुपीज का है या 50 रुपीज का है। अगर हमें इसको एक्यूरेटली मेजर करना हो तो हम मनी के फॉर्म में इसको मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स की।
तो थर्ड पॉइंट्स में हम देखते हैं कि अगर हमें भविष्य में मतलब डेफर्ड पेमेंट करना हो, भविष्य में ऐसा पेमेंट करना हो, वो भी मनी में संभव है। हम मनी को डेफर्ड पेमेंट करने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि हम डेफर्ड पेमेंट कर सके भविष्य में। वहीं बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है स्टोरिंग। हम आसानी से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। हम किसी तिजोरी में या अलमीरा में आराम से पैसे या मनी को रख सकते हैं। तो ये थे कुछ फंक्शंस या फिर फीचर्स ऑफ मनी, जो कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई की, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमी में टोटल कितनी मनी का सप्लाई हो रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में जितना टोटल मनी पाया जाता है, उसका सर्कुलेशन होता है, उसी को बोला जाता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मेजर हम टोटल 4 चीजों से करते हैं। फर्स्ट M1, सेकंड M2, थर्ड M3 और फोर्थ M4। अब हम बात करते हैं M1 की। M1 में किन किन चीजों को शामिल करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं। M1 जिसमें हम फर्स्ट इंक्लूड करते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसका क्या मतलब होता है, एक इकोनॉमी में टोटल पब्लिक के पास टोटल करेंसी कितनी है, उसको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड हम M1 में इंक्लूड करते हैं डिमांड डिपॉजिट को। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है एक इकोनॉमी में लोगों के द्वारा बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में पैसे जमा करवाना, इसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसको क्यों बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ये अपने डिमांड पे कभी भी पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तो इसमें मोस्टली इंक्लूड किया जाता है सेविंग अकाउंट को और करंट अकाउंट को। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि M1 में शामिल किया जाता है, जिसका नाम है अदर डिपॉजिट विद RBI। जैसा कि आपको पता है RBI में डिपॉजिट कमर्शियल बैंक भी करते हैं और साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा भी डिपॉजिट किया जाता है। तो हम RBI में किए जाने वाले इन दोनों डिपॉजिट को शामिल नहीं करते। यहाँ पे उन डिपॉजिट को शामिल किया जाता है जो कि फॉरेन करेंसी होते हैं। जैसे कि एक विदेशी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वो आएगा डॉलर लेके और डॉलर से RBI से एक्सचेंज करेगा रुपए में, और रुपए से ये इन्वेस्ट करेगा इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं रुपए के बदले जो डॉलर इस व्यक्ति के द्वारा RBI को दिया जा रहा है, तो RBI जितने ये डॉलर कमा रहा है इसी को बोलते हैं अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट को हम शामिल करेंगे, ना कि कमर्शियल बैंक के द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसे या फिर टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, वो डिपॉजिट किया जाता है RBI में, उसको शामिल नहीं करते डिट में। तो इसका कारण यह है क्योंकि हमने सबसे पहले टैक्स जो कि ऑलरेडी जो लोगों के पास करेंसी है उसमें हमने ऐड ऑलरेडी कर लिया है। तो जो लोगों के पास करेंसी है वही पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हम गवर्नमेंट के पास गए हुए टैक्स को इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 2 बार इंक्लूड कर लेंगे, एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस गवर्नमेंट टैक्स। ये दोनों में पैसा 2 बार इंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए इसको एक ही बार इंक्लूड किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट को क्यों नहीं इंक्लूड करते, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी लोगों के द्वारा किए जाने वाले डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इंक्लूड कर लिया है। अब यही पैसा अगर कमर्शियल बैंक RBI में डिपॉजिट करवाते हैं और वही पैसे को जो कि RBI में डिपॉजिट हुआ है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं M1 में, तो यहाँ पे भी हम 2 बार इंक्लूड कर लेंगे। इसीलिए हम डिमांड डिपॉजिट को एक बार इंक्लूड करते हैं और वही डिपॉजिट अगर RBI में हो रहा है तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा M1 में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। अब वही बात करते हैं M2 की। तो M2 में चलिए अब हम देखते हैं किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। M2 में सबसे पहले हम M1 को शामिल करते हैं, साथ में हम इसमें इंक्लूड करते हैं डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। हम देखते हैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा बैंकों में डिपॉजिट नहीं किया जाता, तो वो पोस्ट ऑफिस में अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं, तो उन डिपॉजिट को भी शामिल किया जाता है M2 में। अब हम बात करते हैं M3 में। M3 में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, तो M3 में सेम M1 को शामिल किया जाता है, साथ ही टाइम डिपॉजिट को शामिल किया जाता है।
अब हम बात करते हैं ये टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंकों में लोगों के द्वारा किया जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो M3 में हमने देखा दो चीजें शामिल हुई, M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं M4 की। M4 में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो M4 में शामिल किया M3 को प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को भी इनमें शामिल किया जाता है। तो ये था मनी सप्लाई। आपको एक चीज का पता होना जरूरी है, हमने M1, M2, M3, M4 को लिक्विडिटी के हिसाब से डिवाइड किया है। मतलब आप देखेंगे M1 कुछ ज्यादा लिक्विड है, उससे कम लिक्विड M2 है, उससे कम लिक्विड M3 है और उससे कम लिक्विड M4 है। तो ये था मनी सप्लाई। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग को हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक इज अ हेड ऑफ ऑल द बैंक विच इज लोकेटेड इन द कंट्री। मतलब कंट्री में जितने भी बैंक है उन सबका हेड होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी मिली होती है कि वो नोट जारी कर सकता है, मतलब वो नोट की प्रिंटिंग कर सकता है। इसके अलावा और जितने बैंक है कमर्शियल बैंक, उनके पास ऐसी राइट नहीं होती जिसे वो नोट इशू कर सके। वहीं बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सब पे अपनी निगरानी रखता है। मतलब अगर कमर्शियल बैंक काम ढंग से ना करे तो उनको बोलने का काम, उन पे रेगुलेट, उनको कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। हमारे देश में सेंट्रल बैंक को RBI के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। अब हम बात करते हैं वहीं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक वे सारे बैंक होते हैं जो तुम अपने आसपास देखते हो। हम जितने भी अपने आसपास बैंकों के ATM देखते हो, सारे के सारे क्या है? कमर्शियल बैंक है। मतलब जहाँ पे कंज्यूमर अपना अकाउंट खुलवा सकता है वह कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आते हैं। जैसे बात करूं पंजाब नेशनल बैंक की, आंध्रा बैंक की, यस बैंक की, HDFC बैंक की, ICICI बैंक की, ये जितने भी बैंक है वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक है जो कि डिमांड डिपॉजिट करते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पे कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स या फिर बोले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब RBI के क्या क्या फीचर्स हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फीचर की, जिसको बोला जाता है इश्यू ऑफ करेंसी। हाँ जी, हमें पता है सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है कि वो नोट जारी कर सकता है। इसके अलावा कितने भी बैंक हो इकोनॉमी में, उनको ये अथॉरिटी नहीं मिली होती कि आप नोट जारी करो। बस किसको अथॉरिटी मिली होती है? तो जी ये सेंट्रल बैंक है, जिसको नोट जारी करने की फुल अनुमति दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर और जितने भी कॉइन्स है उनको छोड़कर जितने रुपए बचे, मतलब 2 रुपए से ज्यादा जितने भी रुपए हैं 2000 नोट तक, उन सबका इशू या ये जितने भी करेंसी है उन सबको कौन इशू करता है? RBI करता है। वहीं बात करते हैं 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स की। गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके अंदर इन जितने भी कॉइन्स है और 1 रुपीज का नोट है इनको इशू किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इन नोटों और कॉइन्स का सर्कुलेशन RBI के द्वारा ही किया जाता है। अब वही बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स की, जिसका नाम है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जो RBI है यह गवर्नमेंट के बैंक के रूप में कार्य करता है। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर का भी काम करता है। मतलब RBI एडवाइस करता रहता है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, कैसी पॉलिसीज नहीं लेके आना चाहिए। ये सारा का सारा गवर्नमेंट को RBI के द्वारा एडवाइस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये एडवाइजर के रूप में भी कार्य करता है गवर्नमेंट के लिए। वहीं बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है बैंकर्स टू द बैंक। मतलब जितने भी इकोनॉमी में बैंक होते हैं उनका बैंक होता है RBI। जैसे हम लोग का अकाउंट
कमर्शियल बैंकों में खुला होता है, वैसे कमर्शियल बैंक का अकाउंट भी आरबीआई में खुला होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी कमर्शियल बैंक है, इनका बैंक कौन हुआ? आरबीआई हुआ इनका बैंक, कमर्शियल बैंक का। और हमारा बैंक कौन हुआ? हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, जहाँ पे हमारा अकाउंट खुला हुआ है। वहीं पे बात करते हैं, जो आरबीआई है इन सारे कमर्शियल बैंकों पे अपना नियंत्रण बनाए रखता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल बनाए रखता है, और ये कहीं ना कहीं बैंकर्स ऑफ द बैंकर का काम भी करता है। अब हम थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसका नाम है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अपने पास रखता है। हाँ जी, वैसे ही बात करते हैं, अगर विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो डॉलर लेके आती है हमारे देश के अंदर, और हमारे देश में आने के बाद उस डॉलर को क्या करती है? सबसे पहले वो कंपनी एक्सचेंज करती है रुपीज में, और यह रुपीज में एक्सचेंज किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। और जो ये आरबीआई है, इन डॉलर के बदले में रुपए का भुगतान करता है और डॉलर अपने पास रखता है रिजर्व में। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो आरबीआई के पास ही होता है, जिसे हम बोल सकते हैं आरबीआई एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जिसका नाम है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आइए जानते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक सेंट्रल बैंक कैसे कार्य करता है। तो हम देखते हैं, जब कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड होती है, तो सबसे पहले आरबीआई के पास ना जाकर वो अपने सहयोगी, मतलब अपने फ्रेंड्स कमर्शियल बैंक के पास जाता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो पंजाब नेशनल बैंक को रिक्वायरमेंट है फंड की, तो सबसे पहले यह किनसे पैसा मांगेगा? यह सबसे पहले एसबीआई से पैसा मांग सकता है, एचडीएफसी से पैसा मांग सकता है, आईसीआईसीआई से पैसा मांग सकता है। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा उतना, या फिर इनसे पैसा प्राप्त नहीं होगा, तो लास्ट में वो किसके पास जाता है? पंजाब नेशनल बैंक, वो जाता है आरबीआई के पास। कहीं ना कहीं आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में कार्य करता है। मतलब जब कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता, उस स्थिति में आरबीआई है एकलौता जो कमर्शियल बैंक को फंड उपलब्ध करवाता है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसमें हम देखेंगे जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो मनी कंट्रोल के रूप में भी कार्य करता है, मतलब क्रेडिट कंट्रोल के रूप में भी कार्य करता है। अब ये क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक्सेस मनी हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा कम मनी हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो उस स्थिति में मनी को स्टेबल करने के लिए जो भी कार्य करता है आरबीआई, उसी को बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब मनी जब एक्सेस है तो उसको कंट्रोल करना ताकि थोड़ा कम हो जाए, और जब मनी बहुत ज्यादा डेफिसिट है तो उसको ऐसे कंट्रोल करना ताकि मनी थोड़ा सा इकोनॉमी में ज्यादा हो जाए, ताकि वो अपने लेवल पे बना रहे। तो यह था फंक्शंस ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं और कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और साथ ही लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की। यहाँ कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन और सेकंड सेकेंडरी फंक्शन। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन की, जिसको दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सेकंड गारंटिंग लोन। आइए अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कमर्शियल बैंक लोगों के द्वारा किए जाने वाले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और लोग अपने डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को इसके बदले में इंटरेस्ट की प्राप्ति होती है, और साथ ही अपने बचे हुए सेविंग को कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करने के बाद लोग अपने उस मनी को सेफ समझते हैं। वही बात करते हैं अब प्राइमरी फंक्शन के सेकंड पॉइंट्स की, जिसका नाम है गारंटिंग लोन। हमें पता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम इससे बोल सकते हैं लोन ग्रांट करते हैं। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन की, जिसमें एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर फंड। हमें पता है कि हमारे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने का काम बैंक ही करता है। आज के टाइम पे हम पैसे को दूसरी जगह पे ले नहीं जा सकते, हम डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हमें जाने की उसके पास जरूरत नहीं पड़ती है। तो यह काम कमर्शियल बैंक करता है, जो कि सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में आता है फॉरेन करेंसी। कई बार फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज भी कमर्शियल बैंक करता है। मतलब जब हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने पैसों के बदले फॉरेन करेंसी ले सकते हैं, और इस फॉरेन करेंसी से हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करवा सकते हैं किसी भी गुड एंड सर्विसेज को। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है लॉकर फैसिलिटी। हमें पता है कि लॉकर फैसिलिटी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हम अपनी जरूरत की चीजों को रख सकते हैं कई सालों तक। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन के फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है एजेंसी सर्विस। हमें पता है कि हमें अगर कोई पेमेंट करना हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, जैसे गूगल पेमेंट, फोन पे, ये जब हम किसी को करते हैं तो यह बैंक हमें हेल्प देता है। हम बैंक से डायरेक्ट किसी को भी पेमेंट कर देते हैं। जब हम रेंट पे करते हैं, या फिर अपना इंश्योरेंस पे करते हैं, या फिर हम अपना EMI पे करते हैं, तो इसमें भी बैंक अहम भूमिका निभाता है एज अ एजेंट। तो होप सो आपको कमर्शियल बैंक के बारे में पता चल गया होगा, और उसके प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। थैंक यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यह क्या होता है और इसको और किस नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होते हैं। तो चलिए पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्सेस मनी इन इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक्सेस हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है, जितना इकोनॉमी में होनी चाहिए उसके मुकाबले जब इकोनॉमी में पैसे ज्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं। उस टाइम पे इकोनॉमी में रहने वाले लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, और जब ज्यादा डिमांड करते हैं गुड एंड सर्विसेज की, तब कहीं ना कहीं जो गुड एंड सर्विसेज है उनका प्राइस भी बढ़ने लग जाता है। जब इनका प्राइस बढ़ने लग जाता है तो इसी का नाम दिया जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपको पता चल गया होगा कि किसे कहते हैं। तो इन्फ्लेशन एक महंगाई है, ठीक है। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन पाया जाता है तो इकोनॉमी में महंगाई भी पाई जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं डेफिसिट मनी इन इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ, जब इकोनॉमी में पैसे की कमी पड़ जाती है, मतलब इकोनॉमी में जितने पैसे होने चाहिए उतने पैसे नहीं होते, उससे इकोनॉमी में कम पैसे होते हैं, तो इसी स्थिति को बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, इसीलिए वो डिमांड नहीं कर पाते गुड एंड सर्विसेज की, तो कहीं ना कहीं इनकी प्राइस कम होने लग जाती है। तो इसे क्या आता है, एक तरह से इसे रिसेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी काल आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। तो आपको समझ आ गया है इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन जहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं गुड एंड सर्विसेज की, वहीं बात करें डिफ्लेशन की, वहाँ पे गुड एंड सर्विसेज की कीमतें घटने लग जाती हैं। अब हम दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ऐसे कौन से उपकरण हैं जिसके द्वारा अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, मतलब इकोनॉमी में मनी एक्सेस है, या फिर मनी डेफिसिट है, मतलब मनी कम है, तो उस स्थिति में इकोनॉमी को कैसे पटरी पे लाया जा सकता है। तो उस टाइम पे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, इसी को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जहां हम इंस्ट्रूमेंट को आगे दो भागों में बांटते हैं, पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अभी हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसके द्वारा एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड को दूर किया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को दूर किया जाता है। यहाँ हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है बैंक रेट।
अब आपको पता होना चाहिए बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन उपलब्ध करवाती है, उसी को बोला जाता है बैंक रेट। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वहीं बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। रेपो रेट यह एक ऐसा रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों लगभग सेम है। बैंक रेट में भी हमने देखा यह एक ऐसा रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। वही हम बात करते हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट भी एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यह होता है कि बैंक रेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, वही हम देखते हैं रेपो रेट में, जिसमें लोन शॉर्ट रन के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थर्ड पॉइंट्स की, जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बैंक रेट और रेपो रेट में पढ़ा था, यह एक ऐसा रेट होता है जहां सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देती है। इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना है आपको। पहले वाला बैंक रेट या रेपो रेट में हमने क्या देखा था, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती थी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देती है, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है CRR। यह टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जिसको कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखती है एज अ सिक्योरिटी, इसी को बोला जाता है CRR। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल कमर्शियल बैंक में 100 करोड़ लोगों के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। अब ये 100 करोड़ में से टोटल लोन नहीं दे सकती कोई भी कमर्शियल बैंक लोगों को, तो इसमें से कुछ पार्ट उसको एज अ सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। कारण ये हो सकता है कि जब कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ता है या फिर कोई दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है। इसीलिए कुछ पैसा एज अ सिक्योरिटी के तौर पर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। तो मैं उसी पार्ट की बात कर रहा हूँ जो पार्ट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है, उसी पार्ट को बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के फिफ्थ पार्ट की, जिसका नाम है SLR। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। SLR टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जिसे एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, ना कि सेंट्रल बैंक के पास। अभी हमने CRR में देखा कि CRR में टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता था। वहीं SLR में हम देखते हैं यह टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट होता है जिसको कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, तो इसको बोला जाता है SLR। तो SLR आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट। क्या कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखने की जरूरत होती है? ठीक है, अगर सारा का सारा पैसा कमर्शियल बैंक लोन दे देती है लोगों को, तो अगर वे लोग जो कि डिपॉजिट करवाए थे अपना पैसा कमर्शियल बैंक में, वो अगर मांगने आ जाते हैं तो कहाँ से देगी कमर्शियल बैंक? तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ मिनिमम अमाउंट रखने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, जिसे हम महंगाई का समय भी बोल सकते हैं। यहाँ हम अब इकोनॉमी को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड सेंट्रल बैंक और थर्ड कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। यहाँ पे अब हम जानने की कोशिश करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन काम कैसे करता है। यहाँ पे हम देखते हैं इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट RBI के द्वारा सिक्योरिटी का सेल करता है, वहीं डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट RBI के द्वारा सिक्योरिटी का परचेज करता है। इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
अब हम चलते हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बात की कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है और इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है और इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटी का सेल करती है। यह सिक्योरिटी एग्रीमेंट के द्वारा जाना जाता है। यह एग्रीमेंट 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे कितने भी अमाउंट का हो सकता है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि सिक्योरिटी 100 रुपए का है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है आरबीआई को, कि आरबीआई आगे चल के कमर्शियल बैंक एवं पब्लिक को सेल करे। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमी में नॉर्मली 1 करोड़ रुपीस का फ्लो होता है, जबकि इन्फ्लेशन के टाइम पे 2 करोड़ का फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट 1 करोड़ जो कि एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, उसको निकालने की कोशिश करेगी। तो यह कैसे निकालती है? यह ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू निकालती है। यहाँ हम सिक्योरिटी जो कि एग्रीमेंट के नाम से जान सकते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये 100 रुपए का एग्रीमेंट गवर्नमेंट टोटल 1 लाख बनाती है और आरबीआई से बोलती है कि आप जाके इसे कमर्शियल बैंक एवं पब्लिक को सेल करो, और ये आरबीआई आगे जाके कमर्शियल बैंक और पब्लिक को सेल करती है। तो इससे टोटल 1 करोड़ रुपए वापस किसको मिल जाता है? सेंट्रल बैंक को वापस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में से 1 करोड़ रुपए आरबीआई ने निकाल लिया। किसके थ्रू? एग्रीमेंट, मतलब सिक्योरिटी के थ्रू, जिसे किसने इशू किया था? गवर्नमेंट ने इशू किया था। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे कार्य करती है, और इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब वही बात करते हैं डिफ्लेशन की। तो डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? जो सिक्योरिटी को उन्होंने सेल किया हुआ था, उस सिक्योरिटी को दोबारा परचेज कर लेती है और इकोनॉमी में दोबारा से मनी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि परचेज करने के टाइम पे गवर्नमेंट को वापस पैसे पे करने होते हैं जिनसे गवर्नमेंट ने सेल किया था। इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके द्वारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को स्टेबल किया जाता है। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। अब हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं जब एक पर्सन को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वह कमर्शियल बैंक के पास जाता है और बोलता है मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो कमर्शियल बैंक इसके लिए कुछ गिरवी रखवाने के लिए उस पर्सन से बोलता है। तो उस पर्सन के पास जमीन के कागजात होते हैं और वो गिरवी रखवा के पैसा ले लेता है। मान लेते हैं उसने 2 लाख रुपए लिया, इसके लिए उस पर्सन ने अपने 10 लाख के प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस देखते हैं, किन दोनों के बीच में लोन दिए जाने वाले अमाउंट और गिरवी रखे जाने वाले अमाउंट, मतलब 2 लाख और 10 लाख के बीच का जो डिफरेंस देखते हैं वो होता है 8 लाख रुपए, और इसी 8 लाख को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आपको समझ आ गया होगा मार्जिन रिक्वायरमेट क्या होता है। वहीं बात करते हैं जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे कमर्शियल बैंक के द्वारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाती है, जिससे लोग लोन ना ले पाए। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि अब कमर्शियल बैंक जहां पे 2 लाख देने के लिए 10 लाख की प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखवाती थी, अब कमर्शियल बैंक 10 लाख की प्रॉपर्टी की जगह 20 लाख की प्रॉपर्टी का डिमांड करेगी। तो अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी के बदले 2 लाख रुपए लोन देगी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो कितने का हो गया? वो पूरे 18 लाख का हो गया। अब देखो, अब अगर उस पर्सन के पास 10 लाख की जमीन है तो कहीं ना कहीं अब वो लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब उसको 20 लाख की प्रॉपर्टी रखवाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्थिति में वो पर्सन अब लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो ऐसे कमर्शियल बैंक के द्वारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाकर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कम किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है मॉरल सोसेशन। मॉरल सोसेशन का क्या मतलब होता है? कई बार सेंट्रल बैंक मॉरली ये बोलती है कि आपको लोन नहीं देना क्योंकि इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है, या फिर आप लोन दो कम रेट पर क्योंकि इकोनॉमी में डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है। तो यह सुनकर कई कमर्शियल बैंक उनको फॉलो करते हैं। किनको? सेंट्रल बैंक को।
तो यही होता है मॉरल एसोसिएशन, मतलब उनकी बातों को मानना। कई बार क्वेश्चन में ये दिया होता है कैसे क्रेडिट पे कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो अब आने वाले टॉपिक में हम ये समझेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने ये दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया है जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो यह समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होते हैं, जिसके द्वारा क्रेडिट पे कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वे सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि आरबीआई से रिलेटेड होते हैं, और वही बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो इनमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। हम पहले बात करेंगे जब मनी एक्सेस होता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का टाइम होता है इकोनॉमी में, उस टाइम पे कौन कौन सी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके द्वारा हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। वहीं बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिससे बोला जाता है रेपो रेट। तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो क्या होगा, रेपो रेट ज्यादा होगा या फिर रेपो रेट कम होगा। लेकिन यहाँ दोनों में ही देखने को मिलता है रेपो रेट भी बढ़ा दिया जाता है अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा हो तो। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट में हमने देखा, या उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक को लोन देता है, तो इसको भी इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर की। सीआरआर जो कि टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा होता है जिसे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, तो इसको क्या किया जाता है, इसे भी बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। और वही बात करते हैं एसएलआर की। तो एसएलआर भी बढ़ा दिया जाता है जो कि टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा होता है जिसे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो इसे बढ़ जाने के कारण कमर्शियल बैंक आगे लोगों को कम लोन दे पाते हैं, जिसे लोगों के द्वारा कम डिमांड किया जाता है और इससे इन्फ्लेशन दोबारा से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, उसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें मैंने बोला था गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा अपनी सिक्योरिटी को सेल या परचेज करता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सेल करेगा या परचेज करेगा, तो इसका आंसर है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सेल करेगा। सेल करने से लोगों के पास रखे हुए पैसे आरबीआई के पास आ जाएंगे, जिसे लोग डिमांड नहीं करेंगे आगे, और जब लोग डिमांड आगे नहीं करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इससे भी हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी जिसके द्वारा इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी की। फिजिकल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फिजिकल पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालती है तो उसको हम फिजिकल पॉलिसी का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आती है जिसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, जिससे इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है या फिर डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है तो इस स्थिति में गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी से कैसे इस इन्फ्लेशन रेट को कम कर सकती है। तो चलिए अब इसको जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है टैक्स रेट। यहाँ जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चलता है तब गवर्नमेंट टैक्स से इन्फ्लेशन को कम करती है। यहाँ पे टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो उसे निकालने के लिए गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, ताकि लोगों के पास रखे हुए पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाए और लोग कम डिमांड कर पाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी देखने को मिल जाए। तो अगर इन्फ्लेशन का टाइम चलेगा तो इस स्थिति में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। अब वही बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, जिसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है? देखो, गवर्नमेंट कई बार इकोनॉमी में खर्चे करती रहती है जिससे हम लोग का फायदा होता है, जैसे पुल बनाना, हाईवे बनवाना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ऐसी बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट करती रहती है। देखो, गवर्नमेंट ये सब पे खर्चे करती है तो हम लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल बनवाती है, स्कूल के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो जितने लोग हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। वैसे ही जब स्कूल बन रहा होगा उस टाइम पे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे लेबर को रोजगार मिल जाएगा।
तो गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर करती है हाईवे पुल बनवाने पे, तो बनवाने के टाइम पे कई लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार मिलने से उन लोगों के पास इनकम भी जनरेट होता है और ऐसे इनकम प्राप्त करके वो आगे डिमांड करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में ऑलरेडी लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या घटाएगी? तो इसका आंसर है यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को कम करेगी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो लोगों को खुद से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि दो गांव के बीच में एक नदी पड़ता है, उस नदी को पार करने के लिए नाव की रिक्वायरमेंट होती है और वो नाव एक सवारी का 100 रुपये लेता है। अगर गवर्नमेंट पुल बनवा देती है तो अब लोगों को नाव पे जाने की जरूरत नहीं होगी और वो पुल से आसानी से पार कर लेंगे। तो ऐसे में लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और लोगों के पैसे बच जाएंगे और वो आगे जाके डिमांड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो पुल बनवाया गवर्नमेंट ने, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तभी लोगों के पास पैसे बचे और लोगों ने आगे जाके डिमांड किया। अगर मैं वही बात करूं कि गवर्नमेंट पुल नहीं बनवाती है, कहीं ना कहीं लोगों के पास जो पड़ा हुआ पैसा है वो बट के कहाँ चला जाएगा? नाव वाले के पास चला जाएगा। तो लोग इससे क्या करेंगे? डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अगर इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है ताकि लोगों का पैसा खुद से खर्च हो और वो आगे जाके डिमांड फिजूल खर्ची ना कर पाए। तो ऐसे भी डिमांड को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट बोरोइंग। यहाँ पे बोरोइंग का मतलब है जब गवर्नमेंट दूसरे देशों से फाइनेंस मतलब पैसे बोरो करती है, उसी को बोला जाता है गवर्नमेंट बोरोइंग। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम चलेगा तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या बोरोइंग करेगी, मतलब बोरोइंग बढ़ाएगी या फिर गवर्नमेंट बोरोइंग को कम कर देगी? तो इसका आंसर है कि गवर्नमेंट बोरोइंग को कम कर देगी। तो एक और एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग के पैसे को इकोनॉमी के अंदर ही खर्च करेगी। इस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला खर्च किसी ना किसी और का इनकम होगा, इससे लोगों के पैसे बढ़ जाएंगे और लोग और डिमांड करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ स्थिति ऑलरेडी इन्फ्लेशन की है, यहाँ पे हमें पता है कि लोगों के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट कभी भी बोरोइंग नहीं करना चाहेगी। ठीक है, ये यही चाहेगी कि लोगों के पास का पैसा हमारे पास आ जाए, ना कि बोरोइंग से हमारे पास पैसा आए। तो इस स्थिति में बोरोइंग को कम किया जाता है। तो ये बताया था जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड होता है, एक्सेस मनी होता है, तो इस स्थिति में कैसे गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी के थ्रू एक्सेस मनी को कम कर देती है, इन्फ्लेशन को कम कर देती है। अब ठीक इसके अपोजिट अब हम बात करेंगे अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन का टाइम होता है, डिफ्लेशन, ठीक है, मतलब कि डेफिसिट मनी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम होता है, उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी अपने फिजिकल पॉलिसी से जिससे कि इकोनॉमी में इनकम को बढ़ाया जा सके। तो बात करते हैं अगेन फर्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स क्या करेगी गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है कि यहाँ पे टैक्स को कम कर देगी। अगर लोग टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे जितना टैक्स का पेमेंट उन्हें करना चाहिए, तो इससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस वजह से डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी के सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन का टाइम चलेगा या फिर शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई का टाइम होगा, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या घटाएगी? तो इसका आंसर है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो लोगों को नाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट उस नदी पे पुल बनवा देती है, मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है पुल बनाने के लिए, अब लोग नाव वाले को पैसे ना देकर खुद से नदी पार कर सकते हैं पुल के थ्रू। तो इससे लोगों के पास पैसे बचेंगे और लोग आगे जाके डिमांड कर सकेंगे। ऐसे इकोनॉमी में जो डिफ्लेशन ऑफ मनी है या फिर डेफिसिट ऑफ मनी है, इसको दूर किया जा सकता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट बोरोइंग। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन का टाइम चलेगा या फिर शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई का टाइम होगा, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग बढ़ा देगी दूसरे देशों से। अगर गवर्नमेंट दूसरे देशों से बोरोइंग बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा? वो पैसे को गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्च करेगी और इकोनॉमी में लोगों का इनकम बढ़ जाएगा
और लोगों का अगर इनकम बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे, और लोग जब डिमांड करने लग जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर से जो डिफ्लेशन का टाइम है वो समाप्त हो जाएगा और इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। तो ऐसे हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इन दोनों का यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दूर किया जा सकता है। हाँ जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसका क्या मतलब होता है, चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। मनी क्रिएशन का मतलब होता है मनी की उत्पत्ति, और बाय कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नोट इशू करने में और नोट क्रिएशन करने में क्या डिफरेंस है। तो मान लेते हैं कि ए पर्सन है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में 100 रुपीज लगाता है एज अ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट करता है 100 रुपीज से, और उस 100 रुपीज से वो टोटल प्रॉफिट कमाता है 100 रुपीज का। तो टोटल उसके पास कितने रुपए हो गए, तो उसके पास टोटल 200 रुपीज हो गए। 100 रुपीज जो इनिशियली उसने इन्वेस्ट किया और उसी इन्वेस्टमेंट से उसने 100 रुपीज और अर्न किया, तो टोटल 200 रुपीज उसके पास हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं यह बात बोलूं कि टोटल कितना मनी का उसने क्रिएशन किया ए पर्सन ने, तो आप बोल सकते हो कि उसने पूरे 100 रुपीज का क्रिएशन किया है। तो क्या यहाँ पे उसने नोट प्रिंट किया है? नहीं, यहाँ पे नोट प्रिंट नहीं किया। उसके पास जो नोट था उसे और नोट अर्न किया है। तो इसका मतलब होता है कि और नोटों का क्रिएशन किया है। तो नोट क्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा मनी क्रिएशन का क्या मतलब होता है। मतलब ऑलरेडी जो मनी है उसे और मनी क्रिएट करना, तो उसको बोला जाता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। वहीं बात करूं कि मनी इशू या फिर नोट इशू की, तो नोट इशू का मतलब होता है जब पहली बार नोट को प्रिंट किया जाता है, उसको इशू किया जाता है, तो उसे बोला जाता है नोट इशू बाय सेंट्रल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक करता है। होप सो आपको दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा। अब आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करता है। मतलब उसके पास जितनी मनी होते हैं उस मनी से कैसे और मनी क्रिएट करता है, तो उसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं मनी का क्रिएशन दो चीजों से किया जाता है एक कमर्शियल बैंक के द्वारा। फर्स्ट, प्राइमरी डिपॉजिट के द्वारा। प्राइमरी डिपॉजिट जो कि टोटल इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के द्वारा एक कमर्शियल बैंक में जितना डिपॉजिट की जाती है उसी को बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। और सेकंड, लीगल रिजर्व रेशियो LRR के द्वारा। चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन दोनों के मदद से एक कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करता है। तो अब हम मान लेते हैं एक इकोनॉमी में टोटल लोगों के द्वारा जमा किया जाने वाला राशि 1000 रुपीज है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्राइमरी डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक 1000 रुपीज है। वहीं बात करता हूँ LRR की, जिसका फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रेशियो। यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, CRR और SLR। तो मैंने बताया कि किन दो चीजों से एक कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करती है। अब यहाँ पे मैं आपको अजम्पशन बताऊंगा कि इस अजम्पशंस को हमें लेके चलना पड़ेगा जब हम मनी क्रिएशन विद कमर्शियल बैंक पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है, हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। मतलब इकोनॉमी में जो भी खरीद बिक्री होती है वो सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू की जाती है। वहीं मैं बात करूँ सेकेंड अजम्पशन की, तो सेकेंड एजम्पशन ये है कि जितने भी इकोनॉमी में बैंक है उन सबको हमें एक यूनिट मान के चलना पड़ेगा। मतलब वो सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम यह एक यूनिट है, ठीक है। मतलब यह एक ही बैंक आप मान के चल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कैसे कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करती है। मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो 1000 रुपीज लोगों के द्वारा दिया गया है कमर्शियल बैंक को एज अ प्राइमरी डिपॉजिट, उस पैसे में से 10% जो कि LRR है, ये क्या करेगी कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी। और बाकी जो 900 रुपीज बच गए, तो ये 900 कैसे देंगी, ये लोन के फॉर्म में कमर्शियल बैंक दूसरे लोगों को दे देंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 900 जो कि लोन के फॉर्म में कमर्शियल बैंक के द्वारा दूसरे लोगों को दिया गया है, तो यह पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, ना कि कैश के फॉर्म में दिया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, हमें मान के चलना है कि जितनी भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन होता है वो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम से होता है। तो ये 900 ऑटोमेटिकली बैंक के पास ही है। अब मैं बात करता हूँ जो ये 900 रुपीज जो बैंक के पास है, इस 900 में से दोबारा से 10% LRR के रूप में अपने पास रखती है। तो 900 का जो 10% होता है वो होता है 90 रुपीज,
बाकी 900 में से जब हम 90 रुपीज़ माइनस करते हैं तो 810 रुपीज़ बचता है। और ये जो 810 रुपीज़ आता है इसको कमर्शियल बैंक दोबारा से लोन किसी और को दे देंगी। तो आप देखिए जो 810 रुपीज़ लोन दिया गया है दोबारा से लोगों को, या लोगों के हाथ में तो नहीं गया, लोगों के अकाउंट में ही गया है और अल्टीमेटली ये अभी भी बैंक के पास ही है 810 रुपीज़। अब क्या करिए कमर्शियल बैंक, ये जो 810 रुपीज़ है उसमें से दोबारा से 10% जो कि LRR है उसे अपने पास रखेगी। तो 810 का 10% 81 रुपीज़ होता है और 81 रुपीज़ अपने पास रखने के बाद बाकी बचे 729, इसको बैंक क्या करेगी, दोबारा से लोन दे देगी लोगों को। और यह प्रोसेस चलता ही रहेगा क्योंकि जो यह लोन दे रही है लोगों को, ये लोगों के अकाउंट में ही ट्रांसफर हो रहा है और अल्टीमेटली यह बैंक के पास ही पैसा है। अब ये 729 रुपीज़ है, दोबारा से इसका 10% अपने पास रखेगी और बाकी जो बच गया उसको लोन देगी। यह प्रोसेस कब तक चलेगा, मतलब इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, 1000 से जब तक कमर्शियल बैंक 10,000 रुपीज़ नहीं बना लेती तब तक यह प्रोसेस चलता रहता है। अब बात करते हैं ये 10,000 रुपीज़ तक ही क्यों बनाएगी, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है 1 में LRR, मतलब 1 में LRR कितना था, 10%। जब हम 1 में 10% को सॉल्व करते हैं तो आता है 10। तो ये जो 10 आंसर आया इसका मतलब यह हुआ कि ये जब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक इनिशियल डिपॉजिट का 10 गुना इनकम ना हो जाए कमर्शियल बैंक के पास। तो यह था हमारा मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक और होप सो आपको ये समझ आया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक